अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन, फॉरेन पॉलिसी एक आर्ट है और कम से कम इतना हमें पता चल गया है कि ये भारत को बिल्कुल भी नहीं आता। अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते ना तो ये मोदी साहब ने 12 सिंगा होना था। इन्होंने कैसी हरकत कर दी है कि दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। इन्होंने अमेरिका से एक पंगा लिया। अमेरिकी अब सदर ने एक पैगाम लिख दिया, लेकिन उस पैगाम के मतलब बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अब भारत बिल्कुल खामोश हो गया इस पैगाम के बाद। ये पैगाम नहीं है, बाकायदा एक धमकी है, बाकायदा एक फैसला है जो अमेरिका ने सुना दिया है भारत के लिए। और भारत इस वक्त परेशान है कि जवाब इसका क्या दे, इसलिए मुंह बंद करके बैठा है। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि भारत ने अपने साथ किया क्या। अब ये एसईओ से स्टार्ट होती है स्टोरी। बेसिकली एसईओ के अंदर मोदी साहब वहां पे चले गए और वो सबकी पपियां लेते रहे, सबके साथ जफ्फियां लगाते रहे और साबित करने की कोशिश करते रहे कि जनाब ए अमेरिका वालों, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अब हमारा चीन हमारा दोस्त बन गया, चीन इंडिया दोस्त दोस्त। तो उन्होंने कहा कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक रॉन्ग किस्म का मैसेज गया और मोदी साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उसने बड़ी यलकार की अमेरिका की तरफ मुंह करके कि देखें जी, वो देखें रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मोदी को गले लगा के कहा मोदी फिक्र न कर। और उसके बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो वो दोनों हाथ पकड़ के मोदी के खड़े हैं कि मोदी साहब आपके बगैर हम नहीं चल सकते, आपकी मेहरबानी है। और इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली और पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो इस किस्म का वहाँ पे बहुत यलकार की गई। और सो फार सो उसका जो अगला फेज था वो ये था कि चाइना ने नॉर्थ कोरिया को बुला लिया, रशिया को बुला लिया और साथ साथ पाकिस्तान भी, और मोदी साहब वहाँ से दाएं बाएं हो गए। लेकिन वो नॉर्थ कोरिया और रशिया का चाइना के अंदर बैठना और दुनिया की सबसे बड़ी परेड देखना बहुत बड़ा एक इवेंट था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जिसे ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पे हजम नहीं कर सके। उन्होंने उस दिन भी एक ट्वीट की थी, लेकिन कल जो ट्रुथ पे इन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया है वो मैसेज बड़ा खौफनाक है। उसको मुख्तलिफ एंगल से रीड किया जा रहा है। मैं उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, फिर उसमें से दो तीन चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ये दुनिया की वाहिद सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज दे रहे हैं 3 मुल्कों को, बल्कि 4 मुल्कों को। वो 4 मुल्क कौन कौन से, और मैसेज क्या, वो सुन लें आप। हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया। ठीक है, चीन के हाथों हमने भारत और रूस को खो दिया। और साथ उन्होंने कहा खुदा करे दोनों का मुस्तकबल खुशहाल। ठीक। अब इसके अंदर ना 2-3 चीजें। एक तो उन्होंने कहा कि चीन के हाथों, इसका मतलब यह है कि अमेरिका चीन को अपना हरीफ समझता। उससे पहले अगर ये बात दबी हुई थी तो अब वो ओपनली बात कर रहा है कि चीन जो है ना कोई और है। ठीक है, जबकि चाइना और अमेरिका के जो तजारती ताल्लुकात थे दुनिया में सबसे बड़े ताल्लुकात थे, जिसमें ट्रिलियंस डॉलर इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। इतने क्लोज रिलेशन थी चाइना और अमेरिका के। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर ही कर दिया है कि चीन जो है हमारा मुखालिफ है। और साथ उन्होंने कहा कि 2 मुल्क जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, एक इंडिया क्योंकि फ्रेंड था इनका, और साथ रशिया जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उनका ख्याल ये था कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं और चीन हमारा मुखालिफ है। इस मैसेज को अगर थोड़ा सा डिसाइफर करें तो वो कहते हैं जी इन दोनों को हमने खो दिया, यानी कि रशिया भी अब चला गया है चाइना के साथ, और साथ साथ जो इंडिया है वो भी अब हमारा दोस्त नहीं रहा, वो भी अब चाइना के साथ चला गया। ठीक है, तो ये एक तो उन्होंने कहा कि जी ये फारग हो गए हैं, गुम हो गए, यानी खुदाफिद हो गया, अब ये हमारे नहीं रहे, ये किसी और के हो गए हैं। ये हमारी दुल्हन जो है किसी के साथ भाग गई है, रुखसती हो गई, ये भाग गई, ठीक, निकल गई, जिसको पंजाबी कहते निकल गई। तो वो ये कह रहे हैं कि निकल गई। ठीक है, और उसके बाद वो ये कह रहा है कि खुदा कर, अब अगला जो डेरोगेटरी है कि इनका मुस्तकबिल खुशहाल हो, कि ये दोनों, इनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो अब खुशहाल नहीं रह सकता, यानी खुशहाली रुखसत हो गई। अल्लाह ही बचा सकता है उसमें से। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे बकरे के ऊपर ना वो सर पे हाथ फेर के उसे कहना चल भाई अब थोड़ी देर में तुम्हारे टिक्के खाएंगे। ठीक है, तो इसी किस्म की वो दुआ है जो उन्होंने दुआ के साथ उन्होंने रुखसत किया, जा बाबल की दुआएं लेती जा, इस टाइप का लग रहा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुशहाली की उन्होंने जिक्र किया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों को इकोनॉमिकली अमेरिका पीसने लगा। तो हमें लगता है कि इंडिया के कड़ाके निकालने लगा, और साथ साथ रशिया के, इंडिया के पास इतनी जान नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। रशिया जो है ना उसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, दूसरा रशिया के पास रिसोर्सेज बहुत है, जिस मुल्क के पास रिसोर्सेज हो ना वो निकल जाता है, वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर जाता है। दूसरा रकबा बहुत बड़ा है। अब देखो ना 14 मुल्कों के साथ उनकी सरहद लगती है जो रशिया की, यानी चाइना नंबर 1 है दुनिया में, उसके बाद रशिया है, तीसरा ब्राजील है। 3 मुल्क हैं जिनकी मैक्सिमम मुल्कों के साथ सरहदें लगती हैं, और 13-13, 14-14 मुल्कों के साथ। दूसरा वहां पे 11-12 टाइम जोन्स हैं रशिया के अंदर। और अगर एक साइड से फ्लाइट उड़े तो इसमें कोई शक नहीं कि 3 जो लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो तीनों अमेरिका के अंदर है। 13 घंटे की, 12 घंटे की, 11 घंटे की डोमेस्टिक फ्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मुल्क के अंदर चलती है, जहाँ पासपोर्ट नहीं चाहिए आपको। और उसके बाद रशिया जो है ना, आप अगर एक एंड से जाएं और दूसरी एंड पे जाएं तो तकरीबन वो भी 11-11.5 घंटे लग जाते हैं आपको। एक साइड देखो उसकी अमेरिका को टच करती है रशिया की, दूसरी साइड आप देखें यूरोप को टच करती है, यूरोप को 3-4-5 जगहों पे टच करती है सारी। अच्छा, उसके बाद एक्सट्रीम जापान को जाकर टच करती है, फिर चाइना को टच करती है। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा मुल्क है, यानी साउथ पोल की तरफ से भी और नॉर्थ पोल की तरफ से, दोनों में जाके वो कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, साउथ पोल के साथ साइड पे भी, नॉर्थ पोल की साइड पे भी। तो बहुत लंबा बड़ा मुल्क है और उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा। और इवन आपको पता होगा जो पीने वाला साफ पानी है
दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी लेक जो है, झील है, वो साइबेरिया के अंदर है, रशिया के अंदर है। ठीक है। और वो टोटल 27% पानी दुनिया का जो पीने वाला सारा रशिया के पास है। और जो यूरोप को सारा पानी सप्लाई होता है उसके सारे के सारे मार्केट्स जो है वो रशिया के पास है। ओके। रशिया सिर्फ वो पानी के अंदर मिलावट कर दे तो पूरे का पूरा यूरोप फारिग हो जाएगा, खुद हो जाएगा। ठीक है। यानी इस हद तक उसके पास रिसोर्सेज Influence है है, इतना। गैस है, उसके पास सोना है, उसके पास यूरेनियम है, उसके पास वेदर है बहुत हर किस्म का, फिर कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़ी ज़मीन है उसके पास, फिर बहुत बड़ी आर्मी है, फिर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। तो जो रूस है वो सस्टेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया है वो सस्टेन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आबादी के लिहाज से ये बड़ा मुल्क है और साथ साथ रकबा भी इसका अच्छा खासा है इंडिया का, लेकिन गुरबत बहुत है। तो इतनी गरीब आबादी के साथ आप दुनिया की बड़ी पावर्स के साथ लड़ना इतना आसान काम नहीं। दूसरा फौज और टेक्नोलॉजी ये है कि टेक्नोलॉजी आपको कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है, या आपको रशिया से लेनी पड़ती है, या अमेरिका से लेनी पड़ती है, या फिर आपको इसराइल से लेनी पड़ती है। तो वो आपकी अपनी नहीं है कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें। दूसरा ये है कि फौज आपकी इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकी। जब भी आया पाकिस्तान खींच खूंच के लपेट लपूट के लटा के वापस आ जाता है। और जो चाइना है उस तरफ से भी एक रेजिमेंट फौज आई, उसने फेंटा लगाया पूरा इंडिया को वापस चले गई, और बल्कि उनकी जमीन पे कब्जा भी कर लिया। गलवान में वापस जो कर लिया। तो वो फौज भी इतना मुकाबला नहीं कर सकता। रशिया निकाल सकता है, ये झटका बर्दाश्त कर सकता है, इंडिया नहीं बर्दाश्त कर सकता। इंडिया को इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो भारत ने हरकत की है बेसिकली, उसने अमेरिका को थ्रेट किया ना चाइना जाके कि भाई तुम ना सही तो हमारे पास पहले चले गए ना उधर, रशिया चले गए और उसके बाद जाके फिर वो चाइना चले गए। हाँ, तो ये जो पापा चेंज करने की नाकाम कोशिश की है इंडिया ने, अब इसका मसला ये है कि पहले वाले पापा नाराज हो गए हैं और वो बड़े पापा हैं। ठीक है, अब इशू ये होगा कि अगर ताल्लुकात अमेरिका से बिगड़ते हैं और दूसरी साइड पे अगर हम चाइना को रख लेते हैं कि चाइना से इंडिया के बिगड़ते हैं, तो चाइना से तो अब तक भी इंडिया के बिगड़े हुए थे, लेकिन वो इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन है इस सारी सूरत हाल से निकल, मोदी से जान छुड़ा लें। और इंडिया अगर ये छुड़ा लेता तो फिर अमेरिका और इंडिया वही है ना कि चाइना से तो पहले नहीं बन रही, सर्वाइव कर रहे थे। अमेरिका से बन रही थी तो सर्वाइव हो रहा था, अब अमेरिका से बिगाड़ के सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल है, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोदी साहब की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? बस कुछ नहीं है, जयशंकर भी फारिग है, अमित शाह भी फारिग है, खुद मोदी साहब भी फारिग है। मुझे लगता है कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब अगर आपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं अमेरिका के साथ तो आपको मोदी से जान छुड़ानी पड़ेगी। ओके, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये जो मैसेज था वो था ये कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मतलब थोड़ा सा और है। अब इंडिया को लग पता जाएगा। अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी रूस के हवाले से कि रशिया ने धमकी दे दी है जी यूरोप को। कल भी हमने डिटेल स्टोरी इसके हवाले से आपको बताई थी कि यूरोप जो है वो तैयार बैठा है जंग के लिए। उसने अपने तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया। जारी बात है उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस होगी तो वो इस लेवल पर जाकर तैयारी कर रहे हैं। आज वो कट्टा खुल गया, रशिया ने बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, जानिएगा डिटेल्स। अब प्यूटन का मैसेज है, उन्होंने कहा कि जी अगर यूक्रेन के अंदर मगरबी मुल्कों के फौजी दस्ते होंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे। ठीक है, अब इस मैसेज के भी दो निकलते हैं मतलब। पहला मतलब तो ये है कि रशिया जो है वो मामलात को सेटल करना चाहता है, क्योंकि प्यूटन ने इसमें कहा भी है कि अगर यूक्रेन के साथ कोई सेटलमेंट होगी तो बेहतरीन जगह मास्को है। यानी अगर हम कोई डायलॉग करेंगे तो मास्को में होंगे, और उसके लिए यूक्रेन को मास्को आना पड़ेगा, उनकी टीम को मास्को आना पड़ेगा, और उसके जो यूरोपियन अलाई है उनको भी सबको मास्को आना पड़ेगा। हम कहीं और दूसरे मुल्क में नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी अगर आना है तो उसे मास्को आना है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक मतलब तो ये हुआ कि वो उनके साथ सेटलमेंट चाहता है, लेकिन सेटलमेंट के साथ उसने एक टर्म और कंडीशन भी बता दिया है कि यहाँ पे कोई मगरबी फौजी दस्ता यूक्रेन में नहीं होगा, यानी नेटो फोर्स नहीं आएगी। पहले नेटो का मेंबर बन रहा था ना यूक्रेन, जैसे ये मामला शुरू हुआ तो उसको ये बता दिया गया कि नेटो वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर कोई आई तो हमने उनको उनके ऊपर अटैक कर देना है, उनको फायर करता है। यूरोप का कोई भी दस्ता आएगा, यूरोप का कोई भी दस्ता भी। एक तो मतलब ये है कि वो सेटलमेंट चाहता है, लेकिन साथ उसकी शर्त ये है कि नेटो जो है यहाँ पे नहीं होगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्टेशन बनाया अमेरिका ने या फिर यूरोप ने, तो हमने उसको उड़ा देना है। मगरबी ताकतों के अंदर सिर्फ यूरोप नहीं है, अमेरिका भी मगरबी ताकतों के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा इसका मतलब कुछ और है। दूसरा मतलब ये है कि जो अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है ना कि ठीक है हम एक सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है, और जो रशिया और जो यूरोप है वो भी, कल की खबर थी कि उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी जंग की। तो इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अब अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि हमने यूक्रेन से रशिया को निकालना है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे दस्ते भी जाएंगे, हमारी इक्विपमेंट भी जाएगी, और हमारा सब कुछ, हमारी टेक्नोलॉजी भी जाएगी आगे। तो अब ये दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि थ्रेट कर दिया उनको कि अगर अमेरिका आया या यूरोप आया यूक्रेन के अंदर तो हमने उसको नहीं छोड़ना, फिर कोई जंग होती है तो हो लेने दें। और ये सीधी धमकी, तो दोनों साइडों से कि एक तो अगर वो मामला सेटल करना चाहता है तो साथ वो कहता है जी कि फौजी दस्ते इधर नहीं आएंगे यूरोप के या अमेरिका के, और अगर वो सेटल नहीं करना चाहता तो फिर वो कह रहा है कि जनाब अगर आपने इधर पाँव रखा तो फिर आपके साथ हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। वैसे इससे पहले जो ये फैसला हुआ था कि 20% जो ज़मीन है जो इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है यूक्रेन की, वो यूक्रेन उसको अदा कर दे देगा, उनको उनके हवाले कर देगा, और उसके साथ साथ कुछ तावान जंग भी रशिया चाह रहा है और बाकी चीज़ें भी। मेरा ख्याल है वो मामला एक अमेरिका की तरफ से आया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि जो रूस की टर्म्स थी वो बड़ी इस टाइप की थी कि अमेरिका को बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, तो अमेरिका उसमें राजी नहीं हुआ, रशिया भी राजी नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये यहाँ पे फटा होने लगा है यूक्रेन के अंदर। 2022 से अब तक हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी है। खबर में तो लाखों आ रहा था, लेकिन लाखों कॉमन सेंस नहीं मानती, हज़ारों लोगों की डेथ तो इसके अंदर हो चुकी है। और जो रशियन मिजाज अगर आप उसको देखें ना, रशियन मिजाज ये है कि जब एक बहुत अरसे तक कोई वहाँ पे हुक्मरान रह लेता है तो उसके बाद फिर उसको एक बड़ी जंग चाहिए होती है, और बड़ी जंग फिर उसके इक़्तिदार को लंबा करती है।